हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका शुक्ला स्टडी सर्कल पर। मैं अंशु शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों को पता है कि हमारी एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 की सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोगों ने 9 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज जो हम लोग चैप्टर करने वाले हैं वह चैप्टर 10 है, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। ठीक है, इस चैप्टर के बारे में हम सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को डिस्कस करेंगे। अब चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा हम लोग मैप को देख लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अब देख लो, ये तो आपका इंडिया का मैप हो गया। ठीक है, ये इंडिया हो गई। ये आपका दक्षिण भारत इतना हो गया। देखे रहना, इन सभी जगहों के नाम आए हुए हैं चैप्टर में। ठीक है, ये आपका अरब सागर। ठीक है, और ये आपका बंगाल की खाड़ी हो गया। ठीक है, और ये आपका फारस हो गया, ये ध्यान रखना, ये फारस है। ठीक है, ये फारस हो गया। अब ये आपकी फारस की खाड़ी हो गई, ये ध्यान रखना। ठीक, और ये पूरा ये कुषाण साम्राज्य हो गया पश्चिमी भारत की तरफ। ठीक है, और ये तिब्बत है। अब और चीज़ देख लो, मार्ग देख लो। तो कौन से मार्ग कुषाणों के नियंत्रण में थे? तो ये जो ये वाले मार्ग, ये इस तरीके के ये मार्ग कुषाणों के नियंत्रण में थे। ठीक है, और ये जो रेड कलर के हैं ये ईरान शासकों के नियंत्रण में थे, ये वाले। ठीक है, और ये आपका लाल सागर हो गया यहाँ पे, ये लाल सागर है। ठीक है, ये भूमध्य सागर है, ये ध्यान रखना। ये आपका ये इतना रोमन साम्राज्य है यहाँ पे। ठीक है, तो जिससे कि आप लोग को ध्यान रहे, आगे जब हम लोग चैप्टर पढ़ें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कि ये जगह कहाँ पे है, किस जगह है। तो बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। ये अपना इंडिया का मैप हो गया, इसको भी देख लो, थोड़ा समझ लो। ठीक है, ये चेर है, ध्यान रखना, ये चेर, ये पांड्य और ये चोल है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, ये पुहार, महाबलीपुरम, अरिकामेडू। ठीक है, यहाँ पे ये पल्लव शासक थे। ये ऐहोल, चालुक्य थे। ठीक है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे सातवाहन। ठीक, अब बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ अपने। व्यापारी, व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। तो अध्याय 9 में हम लोगों ने उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा था, ये आप लोगों को ध्यान होगा। अब ये खूबसूरत बर्तन, खास तौर से इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिले हैं। उपमहाद्वीप का हमने बताया था आपको कि उपमहाद्वीप का यूज यहाँ पे भारत के लिए हुआ है। ठीक है, अब सवाल यह उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बर्तन बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो इसी से हमें व्यापार और व्यापारियों की जानकारी मिली। अब दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। कौन? दक्षिण भारत। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में, अभी हमने दिखाया आपको रोमन साम्राज्य कहाँ पे है। रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। तो काली मिर्च को काले सोने के नाम से कहाँ बुलाते थे? रोमन साम्राज्य में, ये आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाजों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे, जैसे बंगाल की खाड़ी से या लाल सागर की खाड़ी से, इस तरह से जहाज़ों से पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में अनेक रोमन के सिक्के मिले हैं। कहाँ मिले हैं रोमन के सिक्के? तो दक्षिण भारत में, ये ध्यान रखना। इससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। किसका? दक्षिण भारत का। आगे बढ़ते हैं। अब व्यापार से जुड़ी एक कविता है, तो व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं में भी मिले हैं, ये आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, और इस कविता को पूरा पढ़ लेना। इसमें ये लिखा है कौन सी चीज़ कहाँ से आई है। ठीक है, तो समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, समुद्री जहाज़ों पर, और गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ। हिमालय से हमें क्या क्या मिलता था? रत्न और सोना। दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ मिलती थी, और दक्षिण सागर के मोती, पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार से बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, तो नाविक मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। मतलब जैसे अभी हमने आप लोगों को मैप दिखाया है, ये वाला। तो इन रास्तों से ये लोग चलते थे, जैसे ये रास्ते से, इन रास्तों से ये लोग चलते थे। और ये मानसूनी हवाएं घर के यहाँ से ऐसे पहुँचती हैं इंडिया में, तो इन मानसूनी हवाओं के सहारे जल्दी पहुँच जाया करते थे। और यही ये रास्ते हैं, इस तरीके से ये सब रास्ते ही हैं। आगे बढ़ते हैं। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे। अरब के पूर्वी तट ये है, ये वाला हिस्सा अरब है, ये अरब का पूर्वी तट है।
ठीक है, ये पूरब है, ये पश्चिम। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी चीज़ है इस तरीके से तो ये हमारा पूरब होता है, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये नीचे वाला दक्षिण। हमेशा सीधे हाथ की तरफ पूरब होगा, ये ध्यान रखना। हमेशा सीधे हाथ की तरफ पूरब, उल्टे हाथ की तरफ पश्चिम होगा, आप कहीं भी खड़े हो। ठीक है। अब समुद्र तट से लगे राज्य। इस उपमहाद्वीप के दक्षिण भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। दक्षिण भारत में, भारत के नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। ठीक है, मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदार और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति हो गई थी। ठीक है, किनके पास? जो मैदानी इलाकों के जो सरदार लोग थे, तटीय इलाकों के, इनके पास काफ़ी संपत्ति हो गई थी। संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। किसमें? संगम कविताओं में किसकी चर्चा मिलती है? मूवेंदार की। तो मूवेंदार एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया है। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया था। अब ये तीन शासक परिवार कौन कौन से हैं? चोल, चेर, पांड्य। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बना है एग्जाम में। तो चोल, चेर, पांड्य, इन तीनों को मूवेंदार कहा जाता है। करीब 300 साल पहले दक्षिण भारत के काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। ठीक है, जैसे ये भारत है, एक तो यहाँ पे हो गया और एक अंदर कहीं पे हो गया, इस तरीके से। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण है। एक था चोलों का पत्तन, पुहार या कावेरी पट्टनम, ये भी हमने अभी आप लोगों को दिखाया है। और दूसरा क्या था? पांड्यों की राजधानी मदुरई। ये दोनों आप लोगों को ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ये मुखिया लोगों से नियमित कर की बजाय उपहारों की मांग करते थे। कर नहीं लेते थे, उपहारों की मांग करते थे। कौन लोग? मूवेंदार। और मूवेंदार कौन? चोल, चेर, पांडे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों के लिए भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से कर वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वह अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। कौन? मूवेंदार। ध्यान रखना, बार बार मैं इसीलिए नाम बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को ध्यान हो जाए। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। भाई संगम कवि थे तो संगम कवि उन्हीं मुखियाओं की कविता लिखते थे जो कवियों को इनाम देते थे। ठीक है, इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। ठीक है, और सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी था। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री के एक अभिलेख से पता चलता है। तो गौतमी सातकर्णी के बारे में हमें किससे पता चलता है? गौतमी बलश्री के एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। ठीक है, और दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। ये ध्यान रखना आप लोग। पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था, दक्षिणापथ। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिम तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। किसने? श्री सातकर्णी ने। अब रेशम मार्ग की कहानी देख लेते हैं कि क्या है रेशम मार्ग की कहानी। तो कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशम कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते थे। क्यों? क्योंकि ये कीमती थे, चमकीले रंग होते थे। ठीक है, और इनकी मुलायम बनावट की वजह से। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर उससे कपड़ा बनाया जाता है। तो आपको ये प्रक्रिया भी ध्यान होनी चाहिए। रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ? चीन में हुआ, 7000 साल पहले हुआ। ये ध्यान रखना है आपको। इस तकनीकी को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा। ठीक है, चीन से पैदल, घोड़ों या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगह पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग या सिल्क रूट से प्रसिद्ध हो गया। तो ये आप लोग ध्यान रखना। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिम एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। किन्हें? ईरान और पश्चिम एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर कपड़े भेजते थे। इससे यह हुआ कि रेशम की जानकारी पश्चिम की ओर फैल गई। ठीक है, 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनने का एक फैशन बन गया। तब 2000 साल पहले, और कहाँ? तो रोम के शासक और धनी लोगों के बीच। ये ध्यान रखना। रेशमी कपड़ों की कीमत बहुत ज़्यादा होती थी क्योंकि यह चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी, रेगिस्तान रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। भाई जिस रास्ते से आप निकलोगे, ठीक है, अभी भी यही होता है, अगर आप कहीं बाहर दूसरी स्टेट में जा रहे हैं तो आपको टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, उसी तरीके से पिछले ज़माने में भी होता था। तो कुछ शासक सिल्क रूट पर अपना नियंत्रण रखना चाहते थे। ठीक है, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर शुल्क तथा तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले यह शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। किन व्यापारियों को? जो लोग चीन से रेशम लाते थे, उन व्यापारियों को सुरक्षा देते थे।
ठीक है। अब सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? कुषाण थे। ये आप लोग ध्यान रखना। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर हमने बताया आपको। ये है कुषाणों का शासन। ये सब, ये पश्चिम एशिया हो गया, ठीक है, और ये यहाँ पे आपका ये मध्य भारत हो गया। तो ये सब कुषाणों का साम्राज्य था। मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इन्हीं के राज्य का हिस्सा था। किनके? कुषाणों के। ये ध्यान रखना। उनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पतनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाजों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। उपमहाद्वीप मतलब भारत में, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो कुषाणों ने, वैसे अगर आप जैसे यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले जो सोने के सिक्के थे वो हिंद यूनानियों ने जारी किए थे, ठीक है। लेकिन अभी आपको, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हिंद यूनानी नहीं ध्यान रखना है, आपको कुषाण ध्यान रखना है, ठीक है। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। आगे बढ़ते हैं। अब बौद्ध धर्म का प्रसार देख लो। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया। किसने? कनिष्क ने, जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की कहानी बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते हैं। अब इसमें यह आपको ध्यान रखना है कि बुद्ध चरित्र पुस्तक किसने लिखी? अश्वघोष। और अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। किसके समय में? कनिष्क के समय में। इसकी दो मुख्य विशेषताएं हैं। अब दो मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। जैसे भाई बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने पीपल का वृक्ष की मूर्ति बना दी। तो इस तरीके से संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। अधिकांश मथुरा में और कुछ तक्षशिला में, ये ध्यान रखना। मिसाल के तौर पर उनकी निवारण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता है। ये देखो इस तरीके से, ये आपका पीपल का पेड़ हो गया, ठीक है, ये पीपल का पेड़ हो गया। ये सांची के स्तूप की एक मूर्ति का चित्र है, ठीक है। ये यहाँ इस वृक्ष और उसके नीचे खाली आसन को देखो। ये है खाली आसन, ये खाली आसन है। मूर्तिकार ने यह बताने के लिए खुदाई करके यह मूर्ति बनाई कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते हुए हुई है। तो ये यहाँ पर सिर्फ बुद्ध का संकेत बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया, ठीक है। तो बोधिसत्व क्या होता है? तो जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे उनको बोधिसत्व कहा। लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे, ठीक है। बोधिसत्व किसे कहते हैं? जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना करे। लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। उन लोगों ने कहा नहीं, हम बुद्ध के बारे में शिक्षा देंगे, सांसारिक परिवेश में ही रहेंगे और लोगों की मदद करेंगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन, बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिण भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गईं। इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई तो कुछ व्यापारियों तथा कृषकों के द्वारा। इनमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थीं, ठीक है। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थीं, पश्चिमी घाट के दर्रों से। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। तो ध्यान रखना बौद्ध धर्म कहाँ कहाँ फैला। थेरवाद, तो थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन्हीं क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। किन क्षेत्रों में? तो थेरवाद कहाँ कहाँ प्रचलित था? इन्हीं क्षेत्रों में प्रचलित था। ये आप लोग ध्यान रखना। अगर जैसे कोई पॉइंट या कोई सेंटेंस आपको समझ में ना आए तो आप लोग मेल कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देख लो, ये खड़ी मूर्ति है बुद्ध की और ये बैठी मूर्ति है। तो मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र ये, ठीक। फिर तक्षशिला में बनी बुद्ध की प्रतिमा का एक चित्र, ये तक्षशिला में बनी, ये मथुरा में बनी। तक्षशिला में बैठी हुई बनी, मथुरा में खड़ी बनी। ये ध्यान रखना। तीर्थयात्री क्या होते हैं?
तो तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते हैं। ठीक है, इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री। तो एनसीईआरटी में तो फाशियन लिखा हुआ है, वैसे हम लोग फायान बोलते हैं, काफ़ी प्रसिद्ध है। करीब 1600 साल पहले आया। अब सोएन त्यांग, ठीक है, ये एनसीईआरटी में लिखा है, वैसे क्या बोलते हैं, हुएनसांग। 1400 साल पहले भारत आया और करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। तो ये तीनों का क्रम आप लोग ध्यान रखना। ये सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में इन्होंने लिखा, चीनी तीर्थयात्रियों ने। तो ये आप लोग पढ़ लेना, फाशियन या फायान, चीन वापस कैसे लौटा। ठीक है, अब हुएनसांग या सोएनसांग ये कैसे लौटा, तो ये भूमार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा। उसने सोने चांदी और चंदन की लकड़ियों की बनी बुद्ध की मूर्तियां तथा 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियां एकत्र की। किसने, हुएनसांग ने। इन्हें 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया। इनमें से 50 पांडुलिपियां उस समय खो गईं। ये ध्यान रखना, 50 पांडुलिपियां उस समय खो गईं जब सिंधु नदी, कौन सी नदी, सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव उलट गई। फिर उसने क्या किया, अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। आगे बढ़ते हैं। अब नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र। तो सोएनसांग और अन्य तीर्थयात्री के समय सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र कहाँ था, नालंदा में था। ठीक है, और नालंदा कहाँ है, बिहार में है। ये आप लोग ध्यान रखना और इसको पूरा रीडिंग कर लेना इसकी। भक्ति की शुरुआत। तो इन दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की प्रमुख पहचान बन गई, कौन, भक्ति। इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसी देवी देवता शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता था। ये आप लोग ध्यान रखना। भक्ति किसे कहा जाता है, तो किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब हो, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का हो, स्त्री हो या पुरुष हो, सभी के लिए भक्ति का मार्ग खुला था। भक्ति की मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है, ध्यान रखना। और भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। इसमें भगवत गीता में भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते हैं। आडंबर मतलब दिखावा करना पूजा के बारे में। ठीक है, भक्ति मार्ग अपनाने वालों को यह मानना था कि अगर अपने आराध्य देवी देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त इसे देखना चाहते हैं। किसका मानना था, तो भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना था। इसीलिए आराध्य देवी देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी भी रूप में हो सकते हैं। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने लगे। देवी देवताओं का विशेष स्थान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही इन मूर्तियों को रखा जाता था। जो भी मूर्तियां मूर्तिकार बनाते थे उनको कहीं ना कहीं तो रखा जाता होगा, तो उन्हीं जगहों को मंदिर कहा गया। तो ये ध्यान रखना आप लोग। अब ये बराह के रूप में विष्णु की मूर्ति, ठीक है, ये तो बराह के रूप में विष्णु, ऐरण मध्य प्रदेश की ये शानदार मूर्ति विष्णु के बराह रूप की है। पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने बराह रूप धारण किया था। ये ध्यान रखना, बराह रूप कब धारण किया था, तो जल से डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए। यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है, ये ध्यान रखना। अब भक्ति, तो भक्ति भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भागवत का एक अर्थ यह भी है जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भागवत अपने देवी देवता के भाग का हिस्सेदार होता है। अब एक भक्त द्वारा लिखी गई कविता। अधिकांश भक्ति साहित्य हमें यही बताते हैं कि धन, ऐश्वर्य या ऊंचे पद के जरिए कभी ईश्वर से आत्मीयता नहीं बन सकती। अगर आपके पास बहुत धन है, ऊंचा पद है, तो ईश्वर से कभी आपका अंतर संबंध नहीं हो सकता। इसको पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। शिव भक्त अप्पार द्वारा तमिल में लिखी गई एक कविता है। अप्पार एक विल्लाल था, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। किसके द्वारा लिखी गई, शिव भक्त अप्पार। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है जो अप्पार था वो किसका भक्त था, तो शिव का भक्त था, ठीक है, और अप्पार एक विल्लाल था। तो भक्ति परंपरा ने
चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी। मतलब चित्रकला भी हो सकती है, शिल्पकला और स्थापत्य कला। अब हिंदू, तो हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह सिंधु या इंडस से निकला है। हिंदू शब्द किससे निकला है? सिंधु या इंडस से। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए किया जाता था या उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूरब में रहते हैं। ठीक है, जो सिंधु नदी, यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था। आगे बढ़ते हैं। करीब 2000 साल पहले पश्चिम एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बेथलेहम में हुआ था। उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था बेथलेहम। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। बाइबल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी हैं। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए। बाइबल इनकी पुस्तक ध्यान रखना आप लोग। धीरे धीरे ये पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप में फैल गए। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिम एशिया से आए। पश्चिमी तट पर आए और कहाँ से आए? पश्चिम एशिया से आए। और पश्चिम तट में कहाँ से आए? तो केरल पर आए। तो केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि संभवतः वे पश्चिम एशिया से आए थे। वह विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक हैं। कौन? केरल के ईसाई। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलती है और जिससे कि हम आप लोगों को अच्छा से अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा सकें। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय हिंद।